नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी और ये है thelallanTop.com का न्यूज़ रूम। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले ही पड़ोसी देश श्रीलंका के दौरे से वापस लौटे। हम तस्वीरें देख रहे हैं, 2 दिन से खबरें देख रहे हैं और मुझे बार बार वो दौरा याद आ रहा है देश के प्रधानमंत्री का, जब श्रीलंका के एक सैनिक ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। ये हुआ था साल 1987 में। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। कुछ दिन पहले श्रीलंका के दौरे से उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ तमिल मामलों पर एक संधि पर दस्तखत किए थे। इस संधि पर दस्तखत करने के लिए जो तीसरा पक्ष था, भारत और श्रीलंका के अलावा संघर्षरत तमिल लोगों का, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए एलटीटीई का मुखिया प्रभाकरन, जिसको एक खास विमान से भारत सरकार के चेन्नई के एक अड्डे से, जहां पर कहा जाता है कि कथित तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों के लोग तमिल लड़ाकुओं को प्रशिक्षण दिया करते थे, वहां से प्रभाकरन को यहां लाया गया। रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों ने उस पर यह दबाव डाला कि राजीव गांधी ने ये जो साहसिक पहल की है उस पर तुम्हें भी सहमति जतानी होगी। अशोका होटल में रुका था प्रभाकरन। उन्हीं दिनों का एक किस्सा है, जब प्रभाकरन जाने लगा तो राजीव गांधी ने मिलने के बाद उसको अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट गिफ्ट की, और ये गिफ्ट खुद राहुल गांधी के हाथों दिलवाया, अपने बेटे के हाथों। किसे पता था कि 4 बरस के भीतर यही प्रभाकरन राजीव गांधी को 21 मई 1991 के दिन जान से मरवा देगा। आज हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं वाया ऋषभ जी, उस किस्से की जब राजीव गांधी इस समझौते पर दस्तखत के बाद श्रीलंका के दौरे पर गए और उन पर ये जानलेवा हमला हुआ। क्या है कहानी ऋषभ? सबसे पहले मेरे ख्याल से हम वो वीडियो दिखा दें। हाँ सर, पहले वीडियो दिखाते हैं। इसमें गौर से देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो है जब राजीव गांधी गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे। ये एक परंपरा होती है, जब राष्ट्राध्यक्ष कहीं पर जाता है तो उस देश की सेना सम्मान जताने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर देती है। ये गार्ड ऑफ ऑनर का आपको वीडियो नजर आ रहा है स्क्रीन पर। राजीव गांधी चल रहे हैं और एक नौसैनिक अपनी बंदूक की जो ऊपर छुरा लगा होता है, जिसको बेयोनेट बोलते हैं, है ना, उससे इनके ऊपर हमला कर रहा है। राजीव ने बाद में पत्रकारों को बातचीत करते हुए बताया कि जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि मेरे बाएं हाथ पे जो कतार है, जिसे मैं अपनी नजर की कोर से देख सकता हूं, उसमें कुछ हलचल हुई है। शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया होती है जिसको विज्ञान की भाषा में उद्दीपन क्रिया कहते हैं। उसके तहत राजीव हल्के से झुके और इसका फायदा यह हुआ कि उस नौसैनिक का जो निशाना था, राजीव का सर था, सर के बजाय वो कंधे पर लगी, और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इससे वो कम चोटिल हुए। इससे पहले कि मैं ऋषभ से इस घटना के और ब्यौरे जानूं, एक और बात सुन लीजिए। राजीव पर यह हमला हुआ, जयवर्धने ने पूरे भारत से माफी मांगी, शोक जताया गया, पूरा देश सकते में था। जब राजीव वापस लौटे तब देश के उस वक्त प्रधानमंत्री थे आर वेंकट रमन। तमिलों का मुद्दा बहुत बढ़ रहा था, तो राष्ट्रपति को उनके चुनाव की भी एक वजह यह बताई गई थी कि एक तमिलनाडु का व्यक्ति बनेगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा तमिलों के बीच। और वो प्रोटोकॉल तोड़कर, ये होता है कि जब प्रधानमंत्री वापस आता है तो उसकी कैबिनेट के सदस्य एयरपोर्ट पर अगवानी के लिए आते हैं और बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आवास पर जाता है और अपने विदेशी दौरे की रिपोर्ट देता है। लेकिन राष्ट्रपति साहब अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर गए, राजीव का हालचाल पूछा और फिर राजीव ने भी पहले उनको गाड़ी में बिठा के विदा किया और उसके बाद अपने कैबिनेट के सहयोगियों से मिले। क्या है उस सिपाही की कहानी ऋषभ? उसका नाम था विजिता रोहाना डिसिल्वा। ये क्या उन्हीं की तस्वीर है? ये उन्हीं की रोहाना की ही तस्वीर है। बताइए इनके बारे में। और रोहाना के मुताबिक इन्होंने बाद में एक इंटरव्यू दिया था डेली मिरर को, तो उसमें इन्होंने बताया था कि बचपन से ही ये नेवी में जाना चाहते थे श्रीलंका की। इनके पिताजी की कम उम्र में ही मौत हो गई थी। उस समय रोहाना छोटे थे, काफ़ी बच्चे थे, और श्रीलंका में आतंकवाद का माहौल था, तो नेशनलिज्म वाली चीज़ें थी। ये चाहते थे कि मतलब मैं सेना में भर्ती हूँ, अपने देश की सेवा करूँ। उसी दौर में राजीव गांधी ने जयवर्धने के साथ ये एकॉर्ड साइन किया था। इस एकॉर्ड के मुताबिक श्रीलंकाई सरकार
जो तमिल थे, तमिल जो इंडिया के तमिल्स वहाँ जाके रहते थे, जो उत्तर श्रीलंका के उत्तर में बसे हुए जाफना वाले इलाके में, उनको वो ज्यादा अधिकार देने वाले थे। मतलब ऐसी बात हुई थी कि ज्यादा अधिकार देंगे, जिसको कि श्रीलंका में 13th अमेंडमेंट कहते हैं, 13वां संशोधन संविधान का। और उनको वो जनमत संग्रह, एक एकीकृत राज्य इस तरह की बहुत, और इससे जो बहुसंख्यक सिंघली थे वो नाराज थे। हाँ, और उससे पहले राजीव गांधी ने अपनी फोर्स वहां भेजी थी, जिसको इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस कहा गया, जो कि एलटीटीई से लड़ रही थी। उसमें 1200 सैनिक भी इंडिया के मारे गए थे। लेकिन इसमें क्या था कि एलटीटीई को पार्टी नहीं बनाया गया था। श्रीलंका की सरकार ने और भारत सरकार ने आपस में तय कर लिया था। रोहाना और इनके जैसे बहुत सारे यूथ राजीव गांधी को इस बात का दोषी मानते थे कि श्रीलंका में इनकी वजह से आतंकवाद फैल रहा है। मतलब भारत एक ताकतवर पड़ोसी है, तो उसके दबाव में जयवर्धने ने इस अकॉर्ड पर साइन कर दिए हैं, और जो जयवर्धने का कोर वोटर था, सिंगली वोटर, वो इस चीज से नाराज था। उसी तरह से विजिथा रोहाना डिसिल्वा, नौसेना के जो सैनिक थे, वो भी नाराज थे। इन्होंने दो तरह के इंटरव्यूज दिए हैं। जब शुरुआती इनका इंटरव्यू हुआ, उस समय तो इनको पकड़ लिया गया था, इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा, इनको सजा हुई, कोर्ट मार्शल भी। हाँ, कोर्ट मार्शल भी हुआ, सेना में थे चूंकि। लेकिन ऐसा हुआ कि उस समय जो इन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन्होंने ये कहा था कि मैं राजीव को मारना नहीं चाहता था। जब मैंने उनको देखा तो मेरे दिमाग में तमाम तरह की बातें आ रही थी, उस समय मुझे कुछ सूझा नहीं, तो मैंने वो चला दिया। लेकिन बाद में जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था 2013 में, उसमें इन्होंने ये कहा था कि मैं राजीव को जान से मारना चाहता था। दो अलग अलग बातें कही रोहाना ने ये कहा कि राजीव गांधी को इस बात का अंदेशा था कि श्रीलंका में लोग उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए रवायत के उलट वो जब गार्ड ऑफ ऑनर लेने आए थे तो उनके ठीक पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। आप अगर इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि राजीव पर हमले के तुरंत बाद वो सिक्योरिटी गार्ड आगे आता है। ये देखिए, ये जो पीछे वाला सिक्योरिटी गार्ड है जिसने फौरन बचाव कोशिश की, और पीछे एक ब्लैक सूट में भी बताते हैं कि रॉ का व्यक्ति था जो साथ में चल रहा था, क्योंकि उनको भी इस तरह की अपुष्ट खबरें थी। रोहाना ने यह भी कहा कि मैं एक सिंघली लड़का हूं, मेरे पिता 1981 में मर गए, मैंने नेवी ज्वाइन की क्योंकि यूनिफॉर्म अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने देश में उसी यूनिफॉर्म को पहनने के दौरान आतंकवाद देखा। मेरी पोस्टिंग जाफना में थी। जाफना उत्तरी श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर, जहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत प्रतिष्ठित थी, जो अब जमींदोज हो चुकी है। इस यूनिवर्सिटी को इसलिए भी याद रखिए क्योंकि जाफना की इसी यूनिवर्सिटी के परिसर में हमारे कमांडो जब उतर रहे थे तो लिट्टे के आतंकवादियों ने चुन चुन के उन पर गोलियां चलाई थी। वो हमारी सेना का सबसे खौफनाक अध्याय। हम इतनी बुरी तरह कभी नहीं हारे कि जहां पर हमें बिल्कुल निशाना तक तक के मारा जा रहा हो। करगिल में ऐसे कुछ वाकये हुए थे और वो हमें अब तक सालते हैं। ये जाफना का सबसे बुरा अध्याय था। और उसके बाद जब रिटेलिएशन में अभी महिंदा राजपक्षे के दौरान पूरा ब्रूटल अटैक हुआ, उसको बिल्कुल जमींदोज कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दी गई वो यूनिवर्सिटी। जबकि उस यूनिवर्सिटी में बताते हैं कि बुद्ध साहित्य से जुड़ी हुई, क्योंकि श्रीलंका एक उसका बड़ा केंद्र है, हजारों अमूल्य दुर्लभ प्रतिलिपियां थीं, पांडुलिपियां थीं। अगर हम लोग रोहाना की बात करें तो रोहाना ने कहा कि मैंने जाफना में, जहां पर रोहाना के हिसाब से तमिल आतंकवादी, ये देखिए आतंकवादी शब्द पे मैं क्यों ठहर रहा हूं, क्यों इतना सोच के बोल रहा हूं, क्योंकि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि किसी का आतंकवादी किसी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होता है। क्योंकि ये सिंघली हैं तो ये तमिलों को आतंकवादी कह रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनको उग्रवादी कहते हैं, चरमपंथी कहते हैं। और भारत के लोगों को तो तमिल, चूंकि तमिलनाडु में बड़े पैमाने पे तमिल हैं, तो लगा ही नहीं कभी कि उनको आतंकवादी कहा जाए। रोहाना ने कहा कि मैंने आतंकवाद की एक घटना देखी जिसमें मेरे साथ के 6 लोग बम विस्फोट में मारे गए। तब मैंने तय किया कि इन तमिल लड़ाकों को कभी माफ नहीं करना है, और उसी का ये नतीजा रहा। क्या हुआ, इनके ऊपर मुकदमा चला, उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल हुआ, इनको जेल जाना पड़ा। सजा इनको 6 साल की हुई थी, लेकिन 2.5 साल में ही छूट गए, क्योंकि जो नए प्रेसिडेंट बने थे राणा सिंघे प्रेमदासा, ये राजीव गांधी और श्रीलंकाई सरकार जयवर्धने के बीच हुए एकॉर्ड के बहुत ही प्रबल आलोचक थे। हाँ, जब जयवर्धने ने इनके साथ समझौता किया तब ये नेता प्रतिपक्ष थे। चुनाव में जयवर्धने हार गए थे इस अलोकप्रिय कदम की वजह से, और प्रेमदासा जीते, और उनकी सिंपैथी के आधार पर रोहाना 2.5 साल में छूट गए। यह अलग बात है कि बाद में प्रेमदासा ही एक आतंकवादी हमले में मारे गए थे। चंद्रिका कुमार तुंगे उसके बाद हाँ, राजनीति में चोट लगी थी, और
वो बहुत ही अलग माहौल था। कोलंबो में आपको लग रहा है कि आप देश के सबसे ताकतवर पद पर हैं, सबसे सुरक्षित जगह पे हैं, आप रैली में जा रहे हैं और श्रीलंका का एलटीटी के जो आत्मघाती दस्ते थे, जिनको ब्लैक टाइगर कहा जाता था, शरीर पर बांधे हुए, जैसे ब्लैक टाइगर ने हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके राजीव गांधी को मारा था, तो वो कभी मोटरसाइकिल पर आके घुस जाते थे और ब्लास्ट हो जाता था, कभी होटल की लॉबी में ब्लास्ट हो जाता था। तो बहुत ही अलग था वो माहौल। ऋषभ ने लिखा भी है इस स्टोरी में कि फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ श्री जयवर्धनेपुरा से डिग्री ली, अपना बिजनेस शुरू किया, चुनाव भी लड़ा। रोहाना राजीव गांधी पर हमला करने वाला नौसैनिक 2000 में चुनाव लड़ा, हार गया और फिर गानों के कैसेट बेचने लगा। और ऋषभ ने यह बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, किस्मत की बात देखिए कि जिस इंडिया से नफरत करता था, उसी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गाने उसके यहाँ सबसे ज्यादा बिकते थे। और बाद में रोहाना ज्योतिषी बन गया। उसे साल 2017 में श्रीलंका की सीआईडी ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वो फेसबुक पे एक वीडियो चला रहा था जिसमें वो श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति श्री सेना की मौत की भविष्यवाणी कर रहा था। तो अभी ये जेल में है कि बाहर आ गए? बाहर है। और इन्होंने 2014 में एक भविष्यवाणी की थी कि इंडिया में भाजपा जीतेगी और राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बाद में बनेंगे, आने वाले वर्षों में, और अपने आसपास के इलाकों में। मुस्कुरा क्यों दिए ये कहते कहते? मतलब अच्छा लग रहा है सुन के कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब ऐसे ऐसे वक्त में जबकि ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस बुरी तरह चुक गए हैं। मुझे आपकी ये अदा बहुत पसंद है कि आप हमेशा अंडरडॉग्स पे बैट लगाते हैं, बहुत हिम्मत का काम है। तो और कौन कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मायावती भी बन सकती हैं, सबसे मुश्किल राजनीतिक दौर से गुजर रही हैं। सर मैं इस बात से पूरी तरह इनकार तो नहीं करूंगा कि नहीं बन सकती हैं, मुश्किल दौर है, कुछ भी हो सकता है। भाजपा खुद ही 2 सीटें जीती थी 1984 में, 2 से 282 तक का सफर तय किया है, तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल बाकायदा कुछ भी हो सकता है। एक आखिरी बार ये वीडियो देख लीजिए, जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर 30 नवंबर 1987 को, 30 जुलाई, मेरे ख्याल से तो 30 नवंबर है, पर आप कह रहे हैं 30 जुलाई ही होगा जी। 30 जुलाई 1997 को ये हमला हुआ, 1987 को ये हमला हुआ। हमले के ठीक बाद की ये तस्वीरें हैं। राजीव गांधी पर हमला, राजीव गांधी हमेशा की तरह बंद गले के कोट में, हमेशा की तरह रेबैन के एविएटर्स लगा रखे हैं उन्होंने, और उन पर ये हमला हुआ। और सर ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इंडिया श्रीलंका की तुलना में बहुत बड़ा देश है। श्रीलंका भारत के एक राज्य के बराबर है। किसी और बड़े देश के नेता के ऊपर अगर ऐसा हमला होता तो छोटे देश को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, चाहे अमेरिका हो। राजीव गांधी ने ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई। राजीव गांधी को शुरुआत में लग रहा था कि तमाम विरोधों के बावजूद कि ये उन्होंने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली के डिप्लोमेटिक गलियारों में ये तक कहा जाने लगा कि अगर ये फैसला अमल में लाया जा सका तो शायद राजीव गांधी और जयवर्धने को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिले, जिस तरीके से यासिर अराफात और उनके इजरायली काउंटर पार्ट को मिला, या जिस नोबेल पीस प्राइज की सबसे ज्यादा खिल्ली उड़ती है बराक ओबामा को मिला। इस तरीके से theLondonTop.com पर बीते हुए दिनों के श्वेत श्याम रंगीन सबक, किस्से, वाकये लेकर हम आप तक आते रहेंगे। कई दर्शक हमसे कहते हैं कि आप कुछ किताबों का जिक्र करते हैं, कुछ फिल्मों का जिक्र करते हैं, तो बता भी दिया करिए ताकि हम भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो अब एक नई रवायत शुरू करते हैं। न्यूज रूम में तो हम अक्सर बताते रहते हैं, यदि आपकी श्रीलंका के मामलों में दिलचस्पी है तो एक किताब है अनीता प्रताप की, ब्लड आइलैंड, वो आप पढ़ सकते हैं। अनीता प्रताप इंडिया टुडे की रिपोर्टर रही लंबे वक्त तक, उसके बाद टाइम और कुछ और संस्थानों के साथ भी जुड़ी रही। अनीता प्रताप को प्रभाकरन का करीबी माना जाता था कि प्रभाकरन का इंटरव्यू वही कर पाती थी। और श्रीलंका के सिंघली, जरा तस्वीर दिखाइए, इतना चिढ़ते थे अनीता प्रताप से कि उनकी बेहद गंदी गंदी तस्वीरें मॉर्फ करके प्रभाकरन के साथ भी लगा दिया करते थे। इसके अलावा द प्रभाकरन सागा करके एक किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको श्रीलंका के मामलों की जटिलता विस्तार से समझ में आएगी। जी, ये अनीता प्रताप हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनकी किताब है ब्लड आइलैंड, जिसको आपको खोज के पढ़ना चाहिए। अनीता ने कई साहसिक रपटें की हैं
अफगानिस्तान का एक वॉरलॉर्ड था, उसका भी इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प अंदाज में लिखा गया है और बहुत ही नॉस्टैल्जिक ढंग से शुरुआत होती है। अपने बेटे के साथ ये एक रेन फॉरेस्ट वाले इलाके में दक्षिण भारत के छुट्टियों के लिए गई हैं और वॉक कर रही हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, जोंक चिपक जाती हैं एंड देन वहाँ से स्टोरी वापस जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मद्रास कैफे में जो किरदार था नरगिस फ़करी का, वो इन्हीं से इंस्पायर्ड था। प्रभाकरण सागा भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफ़ी विस्तार से बताया गया है। उस दौर की भारतीय राजनीति को समझना हो तो आपको कुछ आर्काइव उलटने पलटने पड़ेंगे, या फिर उस वक्त के जो राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन, उनकी भी ऑटोबायोग्राफी है, उसको भी आप देख सकते हैं। हम भी कुछ देखेंगे, जो देखेंगे उसका हाल बाँचने आप तक आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, ये लाइव देख रहे हैं, तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा पसंदगी वाला घंटा दबा दीजिए, सब्सक्राइब, और उसके बाद टिन वाली घंटी, ताकि हम आप तक लगातार यूं ही अनवरत संवाद के साथ पहुंचते रहें। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, ये ऋषभ प्रतिपक्ष, और कैमरे के पीछे अमितेश कुमार।